मेरे साथ नेहा दुबे। और मुद्दा में आज हम बात करेंगे राजनीतिक रसूख की, बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की जिसमें अदालत ने न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त करने की बात कही है। अब सवाल है कि क्या राजनीतिक प्रभाव से फैसले प्रभावित होते हैं? क्या रसूख वाले लोग अपना पावर का इस्तेमाल कर कानूनी पेचीदगियों से बच जाते हैं? क्या कुछ लोग पावर का इस्तेमाल कर न्यायपालिका पर दबाव बनाने में कामयाब हो जाते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के विधायक के पति को बचाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के राज्य और पुलिस अधिकारियों की तल्ख टिप्पणी इन पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें कि सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने की वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी भी जताई है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और रिकेश रॉय की बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई है कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने और आरोपी गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती है, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत का आदेश रद्द करते हुए इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत देने के गंभीर इसमें गलती की है। और सुप्रीम कोर्ट की आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम सवाल पर हम विश्लेषण आज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के विधायक के पति को बचाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के राज्य और पुलिस अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई। जस्टिस DY चंद्रचूड़, हरिकेश रॉय की बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने और आरोपी गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश की। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के बसपा विधायक के पति की जमानत याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आशंका के 1 महीने के भीतर जांच की जाए। न्यायाधीश ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा उन पर दबाव डाला गया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर हत्याकांड में फरार चल रहे गोविंद सिंह को 28 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने चौरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया। इन अपील में सिंह की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दलीलों में दावा किया गया है कि जमानत पर रहते हुए कई हत्या के मामलों में शामिल था। चौरसिया की मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तब सिंह और साथी अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। DN श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि एक्स डिस्ट्रिक्ट जज हैं उत्तर प्रदेश के। साथ ही साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा श्रीवास्तव जी आपसे है, सर किस तरह से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के क्या कुछ मायने हम निकाले? देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन किया है। आप मान करके चलिए कि जहां तक पुलिस का है, आई हैव नो हेजिटेशन टू से दैट इन दिस कंट्री द पुलिस इज बीइंग यूज्ड एज ए प्राइवेट आर्मी बाय द रूलिंग पार्टी। और आपने बंगाल में देखा
नंगा नाच हत्याएं, लूट, बलात्कार हो रही थी, वहाँ की पुलिस मूक दर्शक खड़ी थी। इसी प्रकार से अन्य जगहों पर भी जिस प्रकार का पुलिस पर राजनैतिक हस्तक्षेप है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है जी। जहाँ तक जमानत का आधार का बात है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी रसूखदार आदमी को इस आधार पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए कि वो समाज में बहुत ही प्रभावशाली है। वर्तमान मुकदमे में देखा जाए तो इस प्रकार के आजीवन कारावास के सजा याफ्ता मुलजिम इलाहाबाद हाईकोर्ट में तो 7-8 साल अगर आप सजा काट चुके हैं तब जमानत पर विचार किया जाता है। मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन अगर यूपी में आप कोई आजीवन कारावास का सजायाफ्ता मुलजिम जेल में है और सजा को सस्पेंड कराना चाहता है या अपनी जमानत का प्रार्थना पत्र अलाउ कराना चाहता है तो कम से कम 7-8 साल मतलब आधी सजा वो काट लेगा, तभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसकी प्रार्थना पत्र पर जज सुनवाई करता है, वरना नहीं। अब मध्य प्रदेश में हुआ क्या कि वो ऑलरेडी सजा याफ्ता मुलजिम था, आजीवन कारावास काट रहा था और 100 साल के बाद सजा काटे हुए था कि उसकी जमानत हो, ये तो पेपर में भी रिपोर्टिंग में भी नहीं है। लेकिन जो गंभीर बात यह है कि जो न्यायाधीश महोदय ने चिंता व्यक्त की कि उन पर दबाव डाला गया, ये इतना गंभीर प्रकरण है। उत्तर प्रदेश में मैं एक न्यायिक अधिकारी को जानता हूँ जिसने केवल ये एडमिट किया था कि उस पर दबाव डाला गया था और इंक्वायरी में उन्हीं पर एक्शन हुआ कि यू आर नॉट फिट टू रिमेन इन जुडिशियल सर्विस इफ यू से दैट यू हैव पास्ड ऑर्डर अंडर इन्फ्लुएंस। ए जज इज सपोज टू एक्ट इंडिपेंडेंटली। किसी भी न्यायाधीश पर ने अगर आशंका व्यक्त की तो यह गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि कोई न्यायाधीश यह नहीं कर सकता है कि मैंने दबाव में कोई फैसला दिया। आशंका व्यक्त करना एक बात है, लेकिन उस जज ने एडमिट किया हो तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर कोई जज बेल ऑर्डर देकर और जजमेंट देकर ये कहे केवल कि हाँ हमारे पर दबाव था, तो मात्र इसी आधार पर उसको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा कि बीइंग ए जज यू एडमिटेड दैट यू एक्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस whereas you are supposed to act independently। ये जांच का विषय है कि वो जज किस परिस्थिति में किया, किसमें नहीं किया। लेकिन हाईकोर्ट ने जो उसकी खारिज कर दिया, जो मृतक जो पीड़ित परिवार का था, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि इन परिस्थितियों में इसकी बेल पर रहने का कोई औचित्य नहीं है और हाईकोर्ट के ऑर्डर को भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि ही शुड गो इनटू द कस्टडी। और जहाँ तक गरीब और अमीर का है वो भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट न सही, एवरीबडी नोज कि हम जो है गरीब आदमी है ना सुप्रीम कोर्ट का वकील कर सकते हैं ना हाई कोर्ट का वकील कर सकते हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप मुझे बताइए इस बात का गरीब और अमीर का जिक्र अभी सर ने किया था, क्या एक्सेस टू जस्टिस सभी के लिए समान है या फिर गरीबों के लिए कम है? नेहा जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आजकल जो मुद्दे आपका चैनल उठा रहा है वो बहुत ही जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी कल परसों यहाँ पे मैं मुद्दा उठाया जिसके अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हुआ। ये वाला मामला भी इन ए वे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस किसी ना किसी तरीके से जुडिशरी के ऊपर आ रहा है। ये जो केस है, मैं आपको एक बात बतानी चाहूंगा नेहा जी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट वैसे ही नहीं है। अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है वो सेपरेट बॉडीज हैं। जुडिशरी को अपना काम करना है और एग्जीक्यूटिव को अपना काम करना है। ये बड़ा मामला जो सुनने में आया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस भी लिया इसके अंदर कि पुलिस एक जुडिशियल ऑफिसर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है जस्ट बिकॉज की कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। 28
जहां तक मेरी नॉलेज है, इन जो भी ये एक्यूज थे इस केस के अंदर, दमोह में जो एमएलए के पति थे, इनके ऊपर लगभग 28 केसेस सीरियस ग्रेव ऑफेंसेस, जिन पे ग्रेव क्रिमिनल चार्जेस हैं, वो इनके ऊपर पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट का मानना ये था कि मैं जानता हूं इस बात को कहना कि सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ए पर्सन इज ऑफ पैरामाउंट नेचर, मतलब कि किसी की भी आदमी की आजादी, स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहते हुए बहुत से लोगों को ग्रेव ऑफेंसेस में जमानतें भी दी हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बोला गया है, एक चीज जो हमेशा बेल देते वक्त देखी जाती है, वो ये देखी जाती है कि इस आदमी के प्रीवियस कंडक्ट क्या है, एंटीसीडेंट्स क्या है, इसका पुराना रिकॉर्ड क्या है। एक आदमी जिसके ऊपर अगर एक ही केस है तो वो थोड़ी देर तक ये दर्शा सकता है और ये हिंट दे सकता है कि हो सकता है, क्योंकि हम ट्रायल जब करते हैं, ट्रायल का मैटर है कि कौन एक्चुअली, कहा यह जाता है कि एवरीबडी इज इनोसेंट टिल प्रूव्ड अदरवाइज, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता वो इनोसेंट माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन वो एक केस में हो सकता है, एक आदमी के ऊपर जिसके ऊपर 28 मुकदमे चल रहे हैं, ग्रेव चार्जेस हैं, मर्डर, एक्सटोर्शन, डेकॉइटी एंड व्हाट नॉट, अटेम्प्ट टू मर्डर, अगर इतने ग्रेव चार्जेस हैं और वो चार्जेस एक बार नहीं 28 बार हैं, तो इससे एक बात तो प्रूव होती है कि उसका इंटेंट क्या है, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में भी बोला कि जस्टिस जो है वो सभी के लिए इक्वल है, ये अमीर आदमी के लिए अलग नहीं हो सकता, गरीब के लिए अलग नहीं हो सकता और कॉमन मैन के लिए अलग नहीं हो सकता। नेहा, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इन जो एक्यूज है इस केस के अंदर, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करी थी 11 जुलाई 2020 में स्टेट के द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से कॉग्निजेंस लिया कि एक एक्यूज पर्सन को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद 21 जनवरी 2021 के अंदर इनकी सिक्योरिटी को विड्रॉ किया गया था। तो जज साहब ने ये भी कहा इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जो जुडिशियल सिस्टम है ये इम्यून होना चाहिए पॉलिटिकल प्रेशर से, इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर को किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें देखने के लिए मिलती है। प्रदीप जी, दीनानाथ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या रसूखदार न्याय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं? अगर हाँ, तो क्या वजह इसके पीछे है? क्यों वो अपने हिसाब से, अपने तरह से प्रभावित करते हैं न्याय व्यवस्था को? क्यों सर? देखिए, न्याय व्यवस्था में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोअर जुडिशरी में या क्या ऊपर भी कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता है जब तक जज प्रभाव में न आवे। कि डीएम एसपी की बात तो अलग है, लेकिन मैं जज रहा हूँ और पूरे कैरियर में न मेरे पास कभी कोई विधायक आया, न कोई सांसद आया, और मैंने 84 में मजिस्ट्रेट रहते हुए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चरण सिंह को तलब किया था। उसके बाद केवल मेरे पर धमकी भरा पत्र आया कि आपको जान से मार दिया जाएगा। पुलिस और प्रशासन आया कि सिक्योरिटी ले, मैंने किस बात की सिक्योरिटी, मारता होगा मार देगा कोई, लेकिन मैं कोई दबाव में नहीं आया। उन्होंने एक बयान दिया था कि पत्रकार जानवरों की औलाद होते हैं और एक डिफेमेशन केस फाइल हुआ, किताब जो है ये सीधे सीधे हमारे माँ की गाली है और पत्रकारों ने बयान दिया, समन हुए। तो न्यायाधीश कभी दबाव में नहीं आता है, और अगर वो दबाव में आकर के जजमेंट करता है तो वो न्यायाधीश नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो गरीब और अमीर का सवाल है, आज की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी एडवोकेट की फीस उठा के देख लीजिए, जब तक कि उनको पैसा पहले मिल नहीं जाता है वो फाइल नहीं छूटे हैं। अमीर आदमी जो है बड़ा से बड़ा एडवोकेट करके और कोर्ट से ऑर्डर उसको मिल जाता है फेस वैल्यू। आज भी जो है बड़े अदालतों में फेस वैल्यू की मीनिंग है। कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है मुकदमा लड़ने तो पहले ये देखता है कि भाई इनकी फीस क्या है, फीस तुम्हारी गोली, पहले इनकी फेस वैल्यू क्या है, ये भी किसी से छिपा नहीं है, और उसी आधार पर वो एंगेज किया जाता है।
एक गरीब आदमी 25 आर्मसेट के मुकदमे में 200 रुपया फीस दे करके वकील नहीं कर पाता है, लेकिन एक अमीर आदमी 20 लाख रुपया खर्च करके और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी और मीनाक्षी लेखी और बड़े बड़े एडवोकेट जिसका भी नाम लीजिए वो खड़ा कर देता है। तो बिल्कुल सही बात है कि अमीर के लिए न्याय के एक्सेस इज मच इजियर देन ए पुअर पर्सन। जो अभी आपने पढ़ा होगा कि 30 साल एक मुकदमा चलने के बाद विचार छूटा इस तरह से। हम लोअर कोर्ट में मैंने देखा है सबसे पहला कांटेक्ट किसी भी वादकारी का किससे होता है? ट्रायल कोर्ट से, लोअर कोर्ट जजेस से। सबसे पहले न्याय व्यवस्था को कहाँ से वो देखता है? ट्रायल कोर्ट से देखता है। और ट्रायल कोर्ट में कोई भी अमीर आदमी जब चाहता है बड़ा एडवोकेट करके उसकी मुकदमे के ट्रायल पहले हो जाता है, गरीब आदमी दौड़ता रहता है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतवातिर केसेस में कहा है कि ये हमारे यहाँ एक्सेस टू जस्टिस फॉर पुअर, इसीलिए पीएन भगवती साहब ने लोक अदालत का कंसेप्ट शुरू किया था कि जिसमें कि गरीबों के मुकदमे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से वो लोग जो वंचित हैं। दीनानाथ जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये समझाइए कि क्या न्यायपालिका पर या जज पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है? आपका अनुभव क्या कहता है? और क्योंकि आप खुद जिला जज रहे हैं, किस तरह से आप पर दबाव बनाने की कभी कोशिश की गई? राजनीतिक दबाव या दबाव में आकर आप इस तरह का जजमेंट दें, इस तरह का कोई अनुभव? बता रहा हूँ कि हमारे पूरे न्यायिक कैरियर में कभी भी कोई राजनीतिक दबाव न बना, न किसी ने प्रयास किया कभी। बल्कि उल्टे वकीलों को अगर ये पता रहता था तो पहले ही कह देते थे कि नेताजी अगर जमानत कराना हो तो बेल में मेरिट पर बात कीजिए और वरना दबाव बनाने की कोशिश न कीजिए। लेकिन ये दबाव बनाने के तरीके तरह तरह के होते हैं और इन तरीकों के बारे में शर्मा जी जरा ठीक से बताएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में क्रिमिनल हिस्ट्री दबा करके यूपी में विकास दुबे जैसे गैंगस्टर जिसने 8 पुलिसकर्मियों का मर्डर कर दिया और कोर्ट के सामने जो सरकारी वकील जिनकी ड्यूटी थी कि उसको क्रिमिनल हिस्ट्री पेश करते, उन्होंने पेश नहीं किया। विद द रिजल्ट उसकी जमानत हो गई। और उसको पेश न करने के पहले के पीछे कितने लोगों का दबाव था, कैसे लोगों को दबाव था, वो ऑलरेडी कई राजनीतिक पार्टियों का सफर कर चुका था और उसके बावजूद वो राजनीति में प्रवेश करने वाला आगे था। लेकिन इस घटना के बाद उसकी जमानत हुई। और क्यों हुई? क्योंकि उसमें तमाम प्रकार की शक्तियां लग गई थी और उनकी जमानत अंत में कोर्ट ने इस आधार पर कर दिया कि उसकी बेल हिस्ट्री नहीं हुई। और उस एनकाउंटर का जो जांच हुई, उस जांच के दौरान रिकॉर्ड जब मांगे गए तो पता चला कि बहुत मामलों में अगर वो आदमी रसूख वाला है वो somehow or the other अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री ही नहीं पेश करेगा। रिपोर्ट मांगी जा रही है हाई कोर्ट से कि भाई ये क्रिमिनल हिस्ट्री भेजो। हाँ नहीं साहब क्रिमिनल हिस्ट्री है, नहीं है, नहीं है, बेल हो गई। ठीक है सर, आप बने रहिए दीनानाथ जी हमारे साथ। प्रदीप जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी सर, लोअर जुडिशरी और अपर जुडिशरी में क्या अंतर होते हैं इस तरह के मामले में? बताया भी जाता है कि जब लोअर जुडिशरी में इस तरह के मामले जाते हैं, चाहे ये कहा जाए कि गरीब है सामने वाला शख्स, इस वजह से बहुत बेहतर तरीके से अच्छा वकील नहीं कर पाता, या फिर बहुत अच्छे तरीके से गवाहों को पेश नहीं कर पाता, या पैसा ज्यादा इस मामले में नहीं लगा पाता, और यही वजह है कि जब उसके फेवर में मामला नहीं आता तो अपर न्यायालय में भी अगर वो जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो अपने मामले को सामने नहीं रख पाता। क्या अंतर आप इन दोनों में देखते हैं सर? नेहा जी, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो लोअर जुडिशरी, उसके बाद हायर जुडिशरी, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से बटा हुआ है। जो ट्रायल होता है सारे किसी भी केस का वो सिर्फ लोअर जुडिशरी में होता है, सेशन कोर्ट तक होता है, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं वो सारा का सारा लोअर कोर्ट ट्रायल कोर्ट तक होता है। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है इसमें क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी है, तो वो उसका बेसिक आधार क्या है? एक्चुअली क्या है, जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हैं, इनका
जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में टिप्पणी की है कि ये क्यों टारगेट खोल सकते हैं बड़ी इजीली, उसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के जजेस हैं, वो मर्सी पे हैं फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हाई कोर्ट करता है, तो दे आर एट द मर्सी ऑफ हाई कोर्ट। तो इसलिए ये वनरेबल हैं, बड़ा इजीली इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कह रही है इसी केस के ऊपर। दूसरी बात ये है कि क्योंकि आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी को लेकर भी जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सिक्योरिटी एज कंपेयर टू लोअर कोर्ट जुडिशियल ऑफिसर्स की सिक्योरिटी में बहुत अंतर है। लोअर कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स को उतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट की ही इसी मैटर के अंदर जस्टिस चंद्रचूड़ की ये टिप्पणी भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और प्रोटेक्शन जो लोअर कोर्ट के जजेस को दी जाती है वो एडिक्वेट नहीं है, पूरी नहीं है। ये भी एक कारण है, मैं सभी कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक कारण है जिसके कारण से वनरेबिलिटी हो सकती है। क्योंकि जब अगर आपके पास बिना कोई पूछे अगर कोई किसी लोअर कोर्ट के घर का जज का घर है और कोई भी जाकर नॉक करे और वहां पर जाकर उनसे बात कर सकता है, मुझे मिलना है, मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के जज को या सुप्रीम कोर्ट को जज को एक्सेस करना बहुत मुश्किल होता है। सिक्योरिटी पहले पूछती है क्यों मिलने आए हो, क्या कारण है। जी। तो अंदर से परमिशन आने के बाद कि हाँ जी यहाँ से फला आदमी है और ये मिलना चाहता है, अगर वो परमिशन देंगे तभी आप हो सकते हैं। दूसरी बात इसमें निहादी ये है, मैं थोड़ा सा जज साहब से डिफर करूंगा। जल्दी से बात रखिए अपनी। हाँ जी। क्योंकि जो लोक अदालत का अभी जज साहब ने बताया, तो लोक अदालत में क्रिमिनल मैटर सेटल नहीं होते हैं। इसमें जो भी हीनियस क्राइम्स होते हैं, ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, उनको आप नहीं कर सकते। तो इसमें एक ये भी बड़ा एक वो है कि, और रही बात ये कि अच्छे वकील को और बिना अच्छे वकील को, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लीगल सर्विसेज दी जाती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट बाई और स्टेट के उसमें, उनमें भी बहुत से अच्छे, उनकी बेसिक अगर आप क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन देखें तो उसमें भी काफी, जैसे अगर मर्डर के केस में अपीयर उसकी अलग है, डेकोइटी जो हीनियस क्राइम्स है उनके लिए अलग कैटेगरी बनाते हैं, तो उसमें कहते हैं कि कम से कम एडवोकेट का 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। प्रो बोनो जो बिना फीस लिए भी अच्छे वकील काम करते हैं, हमने भी किए हैं कुछ बहुत से नेशनल लेवल के। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त होना चाहिए ताकि सभी को न्याय मिल सके, और इसी की तरफ लोगों को चलना भी चाहिए, इसी की तरफ न्यायपालिका को चलना भी चाहिए। बहरहाल मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।